नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन टॉपिक है हमारा। और साइक्लोट्रॉन होता क्या है ये देखते हैं। साइक्लोट्रॉन इज ए मशीन टू एसिलेट चार्ज पार्टिकल्स are ions, proton, neutron, alpha particle to high energy. Both electric and magnetic field are used in cyclotron to increase the energy of charge particle. साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जिसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? चार्ज पार्टिकल को एसिलेट करने के लिए या आयंस को एसिलेट करने के लिए किया जाता है। और जब आयंस जो साइक्लोट्रॉन से या चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलते हैं तो हाई एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पे जो साइक्लोट्रॉन होता है, जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा था इससे पहले, तो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता था। यहाँ पे भी हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब साइक्लोट्रॉन में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आर यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। अब हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल्स इज यूज्ड फॉर बम्बार्डिंग ए न्यूक्लियस। जब ये हम फाइंड कर लेते हैं, चार्ज पार्टिकल जब हाई एनर्जी एक्वायर कर लेता है तो इस चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल न्यूक्लियस पर बम्बार्डिंग करने के लिए किया जाता है। और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर या अदर फंक्शन होते हैं उसको फाइंड करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये था हमारा साइक्लोट्रॉन। इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर यूज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूज होता है साइक्लोट्रॉन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वर्क हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड का क्या वर्क हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ देता है। सर्कुलर पाथ देता है। ये हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी कर चुके हैं। तो यही दो हमारे होते हैं इसके प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है? हाँ, एक चीज और कि इसे ईवो लॉरेंस एनियमस लिविंगस्टन जो थे उन्होंने डिजाइन किया था, बनाया था इसको। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल पर। हमारा प्रिंसिपल है फर्स्ट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल इज एसिलेटेड। चार्ज पार्टिकल जो हमारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में एसिलेट होती है। दूसरा कि ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एंड मेक ए सर्किल। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, घूमता है, तो वह रोटेट होता है और मेक ए सर्किल बनाता है। ये हमारे दो प्रिंसिपल थे। इसी प्रिंसिपल पर हमारा साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। अब इसकी डिजाइनिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखें कि इसमें कंस्ट्रक्शन में दो हमारे पास मेटल्स डी होते हैं। साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो सेमी सर्कुलर मेटल बॉक्सेस D1 एंड D2 कॉल्ड डीज। इनको हम D1 और D2 जो है इनको डीज बोलते हैं। अब इसमें ये सोर्स ऑफ आयन इज लोकेटेड नियर द मिड पॉइंट ऑफ द गैप बिटवीन द डीज। अब यहाँ पे मैंने वर्चुअल मॉडल बनाया है और वर्चुअल मॉडल से आप देखें कि ये हमारे पास दो हॉलो डीज हैं। इस तरह से ये हॉलो डीज हैं, इस तरह से होते हैं। और सर्कुलर हॉलो डीज हैं और ये ऐसे रखे जाते हैं। इस तरह से हमारे हॉलो डीज जो हैं ऐसे, इनको इस तरह से वर्चुअल है और इनको ऐसे रखा गया। इनके बीच में गैप है। इस गैप में जो सेंटर है, इनके बीच में जो हमारा सेंटर है
सेंटर है यहाँ पे, इस सेंटर पर जो होता है आयन, सोर्स ऑफ आयन या चार्ज पार्टिकल को इसके सेंटर पर रखा जाता है। अब जो हमारा डीज है, एक डी, दो डी, इनको जो होता है कि रेडियो ऑसिलेटर, जो रेडियो ऑसिलेटर होता है उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं, और रेडियो ऑसिलेटर वर्क करता है इनके वर्क करता है इनके पोलरिटी को चेंज करता है। अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो रेडियो जो ऑसिलेटर होता है वो सम टाइम, सम ड्यूरेशन में इनके पोलरिटी को चेंज कर देगा। अगर ये प्लस था और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है। तो ये हमारा वर्चुअल था। अब देखें कि जो यहाँ पे रखा गया है हमारा डिस्क, इस तरह से रखा गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये ऐसे आपका डिस्क रखा गया है, और इसके इसके ऊपर ऊपर जो होता है मैग्नेट रखा, इसके नीचे मैग्नेट रखा, नीचे भी मैग्नेट और ऊपर भी मैग्नेट रख दिया गया। अब मैग्नेट इस तरह से रखा गया, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। इस तरह से डीज के प्लेन, जो डीज का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ऐसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमारी होगी इस तरह से ऊपर के तरफ, ये परपेंडिकुलर होती हैं। और सोर्स ऑफ आयन ये होता है। अब इसका इस्तेमाल के ये साइड व्यू दे रहा है कि यहाँ पे जो हमारा है ये साइड व्यू है, और ये है जो इसका टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू कहलाता है, टॉप व्यू है। और ये है साइड व्यू, मतलब इसको साइड से देख रहे हैं और इसको टॉप से ऊपर से झांक कर देख रहे हैं। दूसरे के पड़ोसी घर में नहीं देखना है, डीज को देखना है। तो ये यहाँ पे और इस गैप में सोर्स ऑफ आयन रखा गया है। अब क्या होगा कि the Ds are insulated from each other and are enclosed in another vacuum chamber. Ds को एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, और फिर इनको जो होता है कि एक वैक्यूम चेंबर, निर्वातित चेंबर के बीच में रख दिया जाता है। निर्वातित चेंबर के बीच में इसलिए रखा जाता है ताकि जो आयंस हैं वो, अगर एयर होता, अगर वैक्यूम नहीं होता, अगर कोई मीडियम हो जाता, वहां पे एयर आ जाते, तो उससे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे हमारे आयंस जो होते हैं कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद से उनकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती। इसलिए जो इनको रखा जाता है, डीज को एक वैक्यूम चेंबर के अंदर रख दिया जाता है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन है द डीज चार्ज कनेक्टेड टू ए पावरफुल रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। जो डीज होते हैं वो कनेक्ट होते हैं पावरफुल रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। डीज आर कनेक्टेड, ये आर है, आर रहेगा, डीज आर कनेक्टेड टू ए पावरफुल रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। और इसका वर्क मैं पहले ही बता दिया कि जो डीज होते हैं, यहाँ पे देखें रेडियो फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटर से ये कनेक्ट है। और इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है, काम क्या करता है, काम करता है जो डीज होते हैं उनकी पोलरिटी जो होता है पर्टिकुलर इंटरवल पर चेंज करता है। जो कोई पर्टिकुलर इंटरवल होगा तो उस पर उनकी पोलरिटी को चेंज करता है। दो होल ऑपरेटस इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ स्ट्रांग मैग्नेट। तो ये तो हम देखें कि मैग्नेट है, और ये हम लोगों ने देखा कि साइड व्यू है, और ये जो होता है टॉप व्यू है, इसको टॉप व्यू कहते हैं, ये हमारा होता है साइड व्यू। तो ये साइड व्यू से देख रहे हैं, और ये ऊपर नीचे ऐसे मैग्नेट हैं, इसके बीच में हमारे दो डीज हैं। मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होती है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज, परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड डीज के। अब वर्किंग कैसे करता है, देखिए वर्किंग करेगा, ये वर्क है, जो हम लोगों ने गैप है यहाँ पे, तो गैप के बीच में, इस गैप में सोर्स ऑफ आयन या जो चार्ज पार्टिकल है उसको पुट कर दिया, रख दिया। अब डीज की पोलरिटी
जो होती है कि इस तरह से होती है कि एक डिज पॉजिटिव होता है, दूसरा डिज निगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव सोर्स हमने सपोज करें प्रोटॉन रख दिया, तो प्रोटॉन है तो वो तो निगेटिव की ओर जाएगा, तो अट्रैक्ट होगा निगेटिव प्लेट की तरफ। तो जिधर निगेटिव प्लेट होगी वो निगेटिव प्लेट की तरफ चल देगा। तो द पॉजिटिव आयंस विल बी एसिलेटेड टुवर्ड द नेगेटिव डीज D1। पॉलीचित हो गया कि जो इस गैप में हमारा आयंस है वो किधर चल देगा, वो निगेटिव प्लेट की ओर। अगर D1 अगर हमारा निगेटिव है तो D1 की ओर चल देगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एसिलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ देता है। तो इस तरह से यहाँ से ऐसे हमारा होता है स्पाइरल पाथ। ये हमारे D हैं इस तरह से, और ये D है इस तरह से। यहाँ पे आयन है, जो निगेटिव है उसकी ओर हमारा D चल देगा। ऐसे चला, फिर इस तरह स्पाइरल पाथ पर ये चलता हुआ इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेगा कि ये लास्ट में फाइनली ये टारगेट को जाकर हिट करेगा। तो ये था हमारा द आयन इंटर द स्पेस इनसाइड द D विथ वेलोसिटी v। जो आयंस होते हैं वो इनके अंदर आयंस जो होते हैं स्पेस इनसाइड द D के भीतर इंटर करता है विथ वेलोसिटी v से। When the ion is inside the D, it is not accelerated। जब आयन हमारा इनसाइड होता है, D के अंदर होता है, तो वो एसिलेट नहीं करता है। अब जरा आप इस बात को समझें कि इसका मीनिंग क्या है। देखें कि हमारे पास डीज है और जब आयन इसके अंदर इंटर कर गया, इसके अंदर इंटर कर गया, तो अंदर जब आया तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में चैप्टर 2 में पढ़ रखा है। प्रॉपर्टीज जो हमारी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है कि हॉलो कैविटी इनसाइड द कंडक्टर। अगर कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, गुफा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है 0। तो इसमें तो जैसे ही इंटर किया तो गुफा है, और गुफा में जब इंटर कर गया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 हो गई। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो कौन सा काम करेगा, वर्क करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड उसको कैसा पाथ दे दिया, सर्कुलर पाथ दे दिया। अब जैसे ही डी से बाहर आएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क करने लगा और मैग्नेटिक फील्ड भी वर्क करने लगा। दोनों जब वर्क करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एसिलरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसिलरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ देता है। फिर अगेन जब हमारा आयंस जो होता है डी के अंदर इनसाइड में जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड उसको स्पाइरल पाथ पर घुमाता है। और जैसे ही ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में आता है तो इनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। अगर प्लस प्लस है, माइनस है, फिर प्लस हो जाएगा हाफ साइकिल के बाद। जैसे ही हाफ साइकिल रोटेट करता है आयन, पोलैरिटी चेंज हो जाती है और आयन जो होता है फिर निगेटिव प्लेट की तरफ, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये हमारा था व्हेन द आयन इज इनसाइड द डी इज नॉट एसिलेटेड। अंदर होता है तो एसिलेट नहीं होता है, जब बाहर डी से आता है फिर एसिलेट होने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करने लगती है। Inside the D, ion travel in a circular path due to magnetic field of radius r। r रेडियस है, अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण आयंस जो होता है हमारा सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है इस पार्टिकल के मोशन से, तो परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ पर मूव कराता है। यानी सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए कौन, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल देता है और मैग्नेटिक फोर्स है QVB इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर Q is the charge of ion, V is the velocity of ion, B is the magnetic field, m is the mass of ion, V is the velocity of ion, r is the radius of circular path। अब यहाँ से हम V को, एक V को कैंसिल आउट करें तो r जो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का mv अपॉन QB, ये हमको मिले r इक्वल टू mv अपॉन Q। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं
कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आयन इन इट्स सर्कुलर पाथ, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने रिलेशन देखा था, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है आर वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू हमको मिलेगा वी बाई आर। अब वी बाई आर है तो हम यहाँ पे वी अपन आर वी, और ये आर की वैल्यू मिल चुकी है क्यू बी अपॉन एम इंटू वी, या आर इक्वल टू सॉरी आर इक्वल टू उल्टा हो गया, आर इक्वल टू मिला एम वी अपॉन क्यू इंटू बी। तो आर की जगह पर हमने रख दिया यहाँ पे एम वी अपॉन क्यू बी, क्यू बी हमारा रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, और वी से भी को हम इस भी से इस भी को कैंसिल आउट करेंगे तो ओमेगा मिल गया क्यू बी अपॉन एम। ये हमको मिला द टाइम टेकन बाय द आयन टू ट्रेवल द सेमी सर्कुलर पाथ। हाफ हाफ है तो सेमी सर्कुलर पाथ चलने के लिए कितना टाइम लगा। तो टाइम के लिए दो तरीके होते हैं फाइंड करने के लिए, पहली तो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड 2 पाई आर, अगर कंप्लीट साइकिल है 2 पाई आर और किस वेलोसिटी से चला इतना हम डिवाइड कर दें, या जो हाफ चला है तो हाफ के लिए हम ये ले लेंगे पाई आर अपॉन भी, तो ये हम निकाल सकते हैं। और आर अपॉन भी, इस आर को हम इस तरफ लाएं तो पाई और यहाँ पे वी अपॉन आर, वी अपॉन आर का मतलब हो गया ओमेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाई अपॉन ओमेगा। तो सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने के लिए पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमने रखा क्यू बी अपॉन एम, एम आपका ऊपर चला जाएगा पाई एम अपॉन क्यू बी, ये हमको मिला हाफ टाइम। तो अब टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन कितना होगा, 2t होगा, क्योंकि हाफ सर्किल इधर और हाफ सर्किल इधर, तो 2t हाफ सर्किल में t टाइम है, इधर हाफ सर्किल में t टाइम है, तो 2t टाइम होगा और ये हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये हम लोग फाइंड किए इसमें। अब टाइम पीरियड हमारा हो गया, अब फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। टाइम पीरियड की अपोजिट फ्रीक्वेंसी होती है, रेसिप्रोकल होती है, तो टाइम पीरियड का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, हमको फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है, कंडीशन होता है। अब आते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ एन आयन, आयन की एनर्जी कितनी है, के मैक्स इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम का वर्ग। अब यहाँ से वी मैक्सिमम, तो वी मैक्सिमम कितना हुआ, आर इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं एम वी अपॉन क्यू इंटू बी। अब वी यहाँ से निकालना है तो क्यू बी आर अपॉन एम, वी इक्वल टू हमको मिल जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। तो वी मैक्सिमम हमारी इतनी है क्यू बी आर अपॉन एम, हमने आर मैक्सिमम लिखा अपॉन एम, तो वी मैक्सिमम की वैल्यू पुट किए इतना मिला हमको। अब इसी को सिंप्लीफाई करें तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर मैक्सिमम का वर्ग अपॉन 2m, 2 यहाँ पे एक m यहाँ से एक m से कैंसिल होगा, हमको k मैक्सिमम मिल जाएगा। इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन वन साइकिल 2 QV, काइनेटिक एनर्जी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा v है तो काइनेटिक एनर्जी होती है q इंटू वी, q इंटू वी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल तो इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल वन साइकिल में इंक्रीज होता है 2 QV, तो n साइकिल में कितना होगा, n साइकिल में हो जाएगा हमारा ये k मैक्सिमम n इंटू 2 QV। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम, k मैक्सिमम इक्वल टू n इंटू 2 QV, ये मिला हमको। अब आते हैं द आयन द स्पाइरल राउंड इन ए सर्किल्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस एंड एक्वायर्स हायर एनर्जी एंड फाइनली हिट द टारगेट। डी से बाहर आता है और फाइनली टारगेट के पास चला जाता है। अब यहां से चला था ऐसे स्पाइरल पाथ बनाया और इंक्रीजिंग रेडियस बनाते हुए ये अंत में फाइनली टारगेट को हिट कर देगा। तो ये हमारा था यहाँ पे। अब आ लेते हैं हम लोग लिमिटेशन, इट कैन नॉट एसिलेट अनचार्ज पार्टिकल। पहला लिमिटेशन तो यही है
कि इट कैन नॉट एसिलेट अनचार्ज पार्टिकल। अगर न्यूट्रॉन को हम करना चाहें तो एसिलेट नहीं कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल ही कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन को भी एसिलेट नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एसिलेट बाय साइक्लोट्रॉन, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो इतना मास कम होता है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम एसिलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी हाई एनर्जी, हाई वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा कि जो साइक्लोट्रॉन के फ्रीक्वेंसी की कंडीशन होती है वो फॉलो नहीं होगी और साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं करेगा। तो आते हैं अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ रिलेटिविटी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी होती है m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर m इज डायनामिक मास। इसको डायनामिक मास बोलते हैं, इसको रेस्ट मास बोलते हैं। यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में वेलोसिटी के साथ मास में चेंजिंग आता है। तो यही कंसेप्ट है यहाँ की, m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इफ v इज मच ग्रेटर देन, जो v से वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत अधिक है, तब तो m0 के बराबर होगा, यानी डायनामिक मास रेस्ट मास के इक्वल होगा, यानी दोनों इक्वल होंगे। लेकिन इफ v इंक्रीज m इज आल्सो इंक्रीज, अगर v हमारा वेलोसिटी अगर इंक्रीज की, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एसिलेट कर रहे हैं तो इंक्रीज करना है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या इंक्रीज करेगा? जब हमारी वेलोसिटी c के करीब पहुंचेगी, ज्यादा होगी 10 द फ्रीक्वेंसी, तो v इंक्रीज करेगी तो डायनामिक मास जो होगा वो चेंज होगा, इंक्रीज होगा। thus the frequency will be not constant and cyclotron will not work। साइक्लोट्रॉन हमारा वर्क नहीं करेगा। ये हमारा लिमिटेशन था साइक्लोट्रॉन का। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी इन ए सर्कुलर ट्रेजेक्टोरी in a constant magnetic field if rp, rd, r alpha denote respectively the radii of the trajectory of these particles, then ये जेई का ही क्वेश्चन है लेकिन काफी पुराना क्वेश्चन है। ऑप्शन है आर अल्फा, रेडियस ऑफ अल्फा इक्वल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन, और ये रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन बड़ा होगा इन दोनों के रेडियस से। सेकंड ऑप्शन है आपका आर अल्फा, यानी अल्फा पार्टिकल है उसकी रेडियस ज्यादा होगी, फिर न्यूट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की सबसे कम, अल्फा पार्टिकल की सबसे ज्यादा। सी है आर अल्फा इक्वल टू आर डी, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का रेडियस सेम होगा और प्रोटॉन का रेडियस ज्यादा होगा इन दोनों से। थर्ड ऑप्शन बी ऑप्शन है आर अल्फा और डी अल्फा, और ये सबके रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ प्रोटॉन सबके बराबर हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम लोग आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब एम भी √2m के इक्वल होता है। ये हम सेम काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, सेम काइनेटिक, इसलिए हमको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में रखना होगा। अब आइए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन बता दें। P इक्वल टू होता है m इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह से बना दें, m को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे हम m को डिवाइड कर देते हैं, तो अब 2m हो गया। अब m भी ऊपर है तो m इंटू वी अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो गया k, यानी हमको मिल जाएगा mv स्क्वायर इक्वल टू 2km। mv इक्वल टू मिला √2km, ये हम लिख सकते हैं। तो पुट करिए √2km क्यूबी, q और b यहाँ पे सबके लिए कांस्टेंट है, मास भी सबके लिए कांस्टेंट होगा। प्रोटॉन नहीं, सॉरी,
ये प्रोटॉन, ये ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर ट्रेजेक्टोरी इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, काइनेटिक सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए कांस्टेंट है। तो रेशियो में जो चीजें कांस्टेंट होती है वो कट जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। तो अब इसी को हम रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि के और 2m हमारा वहां पे रूट के अपॉन क्यू, बाकी चीजें हमारे कैंसिल आउट हुए। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या होंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 1√2√4 काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे यम होगा, हम लोगों का कितना था, R इक्वल टू मिला था √2m अपॉन Q इंटू बी, ये था हमारा। तो इसको हमको लिखना है। तो B हमारा कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी सेम, और 2 तो कांस्टेंट है ये, तो 2k अपॉन B कैंसिल आउट हुए, यहाँ पे हमको मिल गया m, ये m हो गया। अब रूट, अब सबका देखिए, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है और ड्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मतलब 1h1, ड्यूट्रॉन का मतलब हुआ 1h2, अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ 2he4, ये हुआ। अब चार्ज, ये चार्ज होता है, ये चार्ज है हमारा, इसका चार्ज। तो प्रोटॉन का चार्ज 1, ड्यूट्रॉन का चार्ज 1, और ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज हुआ 2। ये होता है मास 1 2 4, तो 1 2 4। अब 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 2। तो अब ये 2/2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ √1 की वैल्यू 1, √2 ये, यानी अल्फा पार्ट, ये प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस होगा वो इक्वल होगा, और ड्यूट्रॉन के रेडियस से कम होगा, क्योंकि ड्यूट्रॉन का √2 है तो 1.414 होता है इसकी वैल्यू। तो हम ये लिख सकते हैं Rp इक्वल टू R अल्फा, इन दोनों के जो रेडियस है वो किससे, ड्यूट्रॉन के रेडियस से कम होगा। तो ये रिलेशन आपका सही है। अब और एक क्वेश्चन हम, R अल्फा इक्वल टू RP, ये हमारा रिजल्ट हुआ। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इनसाइड ए साइक्लोट्रॉन ए चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू बोथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट गेन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू, काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है, ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली द मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज होना चाहिए, फील्ड लिख गया है तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं नन ऑफ दीज। तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, नन ऑफ दीज। अब आप खुद बताएं कि कौन इसको एसिलेट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एसिलेट कर रहा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड तो उसको सर्कुलर पाथ देता है, ये होगा। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ए साइक्लोट्रॉन इज ऑपरेटेड एन ए ऑसिलेटर oscillation frequency of 12 megahertz and has a d radius r equal to 50 centimeter. What is the magnitude of the magnetic field needed for the proton to be oscillation in the cyclotron? अब जो दे रखा है गिवन डाटा, ये हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख लीजिए, ये दिया है। करेक्ट आंसर देखते हैं। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं। द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम एज प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो साइक्लोट्रॉन के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए, और एफ सी इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है QV/2πm। अब यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर द oscillation प्रोटॉन इज B इक्वल टू 2πm/FC/Q। अब इसमें सबकी हियर FC इक्वल टू 12 मेगाहर्ट,
12 इंटू मेगा में 10⁶ हर्ट होता है, तो हमने रख दिया 2 इंटू 3.14 इंटू सबकी वैल्यू यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻27, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई 12 इंटू 10⁶ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻90 चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 0.75 टेस्ला। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।